बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कैनी-ज़ेरोज़ रिएक्शन। कैनी-ज़ेरोज़ रिएक्शन। अब सबसे पहले आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि कैनी-ज़ेरो रिएक्शन क्या होता है। कैनी-ज़ेरो रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें दो मॉलिक्यूल जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती, यानी एल्डोल कंडेंसेशन के उलट बात कर रहे हैं। एल्डोल कंडेंसेशन में क्या बात कर रहे थे कि जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होती है, मगर यहाँ हम क्या बात कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती वो कैनी-ज़ेरोज़ रिएक्शन देते हैं। अब दूसरी बात ये याद रखनी है कि कैनी-ज़ेरो एल्डोल की तरह कोई कंडेंसेशन नहीं है। ये क्या है, इसके अंदर दो मॉलिक्यूल हिस्सा लेते हैं, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाता है, दूसरा मॉलिक्यूल रिड्यूस हो जाता है। जिस एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है, दूसरा क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। अब इस तरह के मॉलिक्यूल जिसमें एक तरह के दो मॉलिक्यूल हों और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो रहा हो, दूसरा रिड्यूस हो रहा हो, तो उसको हम डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ये क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन की टाइप है। आगे हम क्या बात कर रहे हैं, इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर वही बात कर रहा हूं जैसे एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरा मॉलिक्यूल रिड्यूस हो रहा है। अब मिसाल के तौर पर हम बात कर लेते हैं कि कौन से वो मॉलिक्यूल्स हैं जो कैनी-ज़ेरोज़ रिएक्शन देते हैं। मैंने अगले ही पॉइंट में ये बात लिखी है कि वो मॉलिक्यूल्स जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती, हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन के बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में आपको डिटेल से बताया था कि जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसके साथ जो कार्बन होती है वो पहली कार्बन अल्फा कार्बन कहलाती है। यानी फंक्शनल ग्रुप के साथ किसी तरफ, उस तरफ या इस तरफ। अगर आप गौर करें तो इस मॉलिक्यूल में अल्फा कार्बन ही नहीं है, यानी देखिए दोनों तरफ किसी तरफ भी कार्बन नहीं है, तो फिर अल्फा हाइड्रोजन का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर आप इधर आ जाएं तो देखें इधर अल्फा कार्बन तो है मगर उसके साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला मॉलिक्यूल भी कैनी-ज़ेरो रिएक्शन देगा। अब आप जाएं इस मॉलिक्यूल पर, आपको पता है कि ये वाला जो रिंग है, ये वाला, इसको हम बेंजीन रिंग पढ़ते हैं और बेंजीन रिंग पर 6 कार्बन का ये रिंग होता है और हर कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन होता है। अब जब भी हम कोई सब्स्टिट्यूएंट लगाएंगे इस रिंग पर, कोई ग्रुप अटैच करेंगे किसी भी जगह पर, इधर इधर या इधर या इधर, किसी जगह पर भी आप कोई ग्रुप ऐड करेंगे, अटैच करेंगे, तो डेफिनेटली वो जो हाइड्रोजन वहां पे लगा हुआ है, जो ऑलरेडी वहां पर हाइड्रोजन मौजूद था, जो मैंने बताया कि हर कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन आप रिमूव करोगे तो फिर वो जो है वहां पर ग्रुप अटैच करोगे। Without any removal of hydrogen, you cannot substitute any of the group to the benzene ring. ये बात बड़ी अहम है कि जब भी आपने बेंजीन रिंग पर कोई ग्रुप अटैच करना है तो आपने वो वाले हाइड्रोजन, किसी एक हाइड्रोजन को जरूर रिमूव करना है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने यहां पर ग्रुप लगाया, एल्डिहाइड ग्रुप, तो यहां से जो हाइड्रोजन था वो रिमूव कर दिया। अब अगर आप गौर करें तो ये वाला जो है ये फंक्शनल ग्रुप है और इसके साथ ये कार्बन अल्फा कार्बन है, लेकिन इस अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन नहीं है। क्यों? वो निकाल दिया था हमने। तो अल्फा हाइड्रोजन ना होने की वजह से ये वाला जो मॉलिक्यूल है जिसको हम बेंज़ल्डिहाइड कह रहे हैं, ये वाला मॉलिक्यूल भी कैनी-ज़ेरो देगा। अगर आप सिंपल बात समझ लें
कि जो मॉलिक्यूल एल्डोल कंडेंसेशन दे रहे थे वो कैनिज़ेरो नहीं देंगे, लेकिन जो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं दे रहे थे वो कैनिज़ेरो देंगे। दो बातें बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई। अब हम इसके मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं। याद रख लें, ये वाला रिएक्शन भी डाइल्यूट बेस की मौजूदगी में होता है। कोई सोडियम मेथॉक्साइड ले लें, आम आपके सिलेबस के हवाले से अगर हम बात करें तो हम जरूर ज़्यादातर सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में ये हमने बेस लिया, देखें इस बेस ने जाकर इस कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक किया। जब इस कार्बोनाइल कार्बन पर, जाहिर बात है यहां पर कोई हाइड्रोजन अल्फा है ही नहीं, तो इसके पास दूसरी ऑप्शन ही नहीं है कि वो अल्फा हाइड्रोजन निकाले, तो इसके पास एक ही ऑप्शन बचती है, इसीलिए ये कैनिज़ेरो देगा। तो देखें इसने आकर इस कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक किया। जब कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक किया तो एट द सेम टाइम ड्यू टू दिस ड्राइविंग फोर्स ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो गया। देखें जब ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हुआ तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। जरा गौर करें, इस OH ने जाकर इधर अटैच किया। जब इधर अटैक हुआ तो इसके पास अपना बॉन्ड मौजूद है, अपना बॉन्ड देखें OH के पास मौजूद है, ये वाला वो वाला बॉन्ड लग गया, और ऑक्सीजन के और कार्बन के दरमियान जो दो बॉन्ड थे जिसको डबल बॉन्ड कह रहे थे, उनमें से जो पाई बॉन्ड है वो ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ये ग्रुप बन गया। अब आपने उसको एज इट उतार कर इधर लिख दिया। अब देखें एक और नया मॉलिक्यूल लिया फॉर्मेल्डिहाइड का। ये वो प्रोडक्ट है जो वहां पे बना, वो हमने लिख दिया, और एक फॉर्मेल्डिहाइड जो है हमने नया लिया, उसको मैंने ब्लू कलर में डिफरेंशिएशन करके लिखा है ताकि आपको उसकी समझ आ जाए कि वो क्या है। ठीक है जी, यहां पर हम थोड़ा सा इसको जो है मजीद इलेबोरेट कर देते हैं कि ये H जो है ये कहां से आया है। जी, अब अगर आप गौर करें तो ये फॉर्मेल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर पोलैरिटी बना दी। अब ये जो हाइड्रोजन है यहां से ये वाला, ये शिफ्ट होगा एज ए हाइड्राइड आइन, इसको कहते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। यानी H जो है ये अपना बॉन्ड लेकर निकल रहा है, ये वाला जो H है ये अपना बॉन्ड लेकर निकल रहा है और निकल कर जाकर इस कार्बोनाइल पर अटैक कर रहा है। जब उस कार्बोनाइल पर अटैक होगा तो ये बॉन्ड जो है ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। जब बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होगा तो देखें ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, यही वाला मॉलिक्यूल लिख रहा हूं, देखें H, ये वाला H, और ये वाला जो डबल बॉन्ड है इसमें से सिंगल बॉन्ड रह गया, एक बॉन्ड जो है ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो गया, और ये जो H है ये जाकर हाइड्राइड यानी अपना बॉन्ड लेकर वहां जाकर अटैच हो गया। अब देखें एट द सेम टाइम जब हाइड्राइड यहां से निकलेगा तो ये वाला बॉन्ड जो है वापस अपनी असल जगह पर इन दोनों कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान आ जाएगा। जब कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान आएगा तो देखें ये वाला H और यहां पर डबल बॉन्ड और यहां पर OH, तो ये बन गया फॉर्मिक एसिड, यानी एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। आपको वैसे पता है कि अगर हम एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, और अगर उसको रिड्यूस करें तो अल्कोहल बनती है। यूं समझ लें कि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के दरमियान में एल्डिहाइड होते हैं। अगर आप एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड, और अगर एल्डिहाइड को रिड्यूस करें तो अल्कोहल। तो ये बात जहन में बैठ गई। अब देखें ये वाली चीज बन गई। अब देखें आगे क्या होगा, ये मेथॉक्साइड आइन बन गया। अब मेथॉक्साइड आइन, इसमें से H निकला, ये वाला फॉर्मिक एसिड का H यहां से निकला और इधर जाके लग गया, ये देखें, तो ये बन गया मेथनॉल, मेथनॉल बन गया। और ये जो है इसको हम कहते हैं फॉर्मेट आइन, फॉर्मेट आइन, ये फॉर्मेट आइन बन गया। वहां पर चूंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड तो ऑलरेडी मौजूद है, बेस तो मौजूद है, तो बेस का जो Na है वो जाकर उस O के साथ लग जाएगा, तो ये Na हो गया, इसका नाम है सोडियम फॉर्मेट। और अमूमन ये बात याद रखनी है, अगर आप किसी मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं और वहां पर बेस मौजूद है तो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्ट नहीं बनेगा बल्कि उसका साल्ट बनेगा। तो जैसे यहां पर ये साल्ट बना है,
तो यूँ समझ लें साल्ट से एसिड जनरेट करना कोई मुश्किल काम नहीं है, HCl डाल दें एसिड बन जाएगा। लेकिन मेन जो बात आने का मकसद ये है कि अगर आप किसी जगह पर भी ऑक्सीडेशन का प्रोसेस कर रहे हैं और वहां पर बेस यूज कर रहे हैं तो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बनेगा। तो ये साल्ट जो है आपने बना दिया। अब यहाँ पर हमारे पास देखें ये बेंजल्डिहाइड है, ये भी बेंजल्डिहाइड है। तो हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं कि रिएक्शन कैसे लिखा जा सकता है। तो डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सबसे पहले आपने चेक करना है कि उस मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन तो नहीं है। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो फिर फौरन आपने जो है उसका प्रोडक्ट बनाना है। देखें इसको क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे एक मॉलिक्यूल को। अच्छा फर्ज करो जब आप रिड्यूस करोगे तो क्या करोगे, इसको OH बना दो उस वाले को और इधर एक H लगा दो। और इस कार्बन पर कितने H लगेंगे, देखें एक H पहले है, एक H और लगा दें तो ये बन गया बेंसाइल अल्कोहल। इसी तरह इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो चूंकि मैंने आपको बताया Na तो सोडियम बेंजोएट बनेगा, ONA लगेगा। अब जब इसके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो थोड़ा वो डिफरेंट तरीके से देता है। मिसाल के तौर पर अगर आप गौर करें तो यहां इस मॉलिक्यूल को जरा आप देखें, ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये पहला C6H5, आपको बताया है कि C6H5 जो है ये फिनाइल होता है, ये हो गया। अब उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, CHO, तो CHO को इसी तरह लिखते हैं। तो ये वही वाला मॉलिक्यूल हो गया। तो आपको पता है इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या कौन सा रिएक्शन है, कैनिज़ेरो। आपने फौरन समझ लेना है कि ये कैनिज़ेरो है और इसमें प्रोडक्ट कौन से बनने हैं। अब आप इधर आ जाएं, इसका देखें, इसका स्ट्रक्चर लिखें, CH3 C डबल बॉन्ड H, ये मॉलिक्यूल है। और अगर आप इसमें देखें तो इसमें क्या है भला, इसमें अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है। अगर अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है तो इसका मतलब ये क्या है, ये एल्डोल कंडेंसेशन है, ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा। तो यहां से आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा मॉलिक्यूल कैनिज़ेरो दे रहा है, कौन सा मॉलिक्यूल एल्डोल कंडेंसेशन दे रहा है। इसी तरह अगर आप इस मॉलिक्यूल पर गौर करें तो ये जो है CH2O जो है ये हम फॉर्मेल्डिहाइड को ऐसे लिखते हैं HC डबल बॉन्ड O और H, और यहां पर भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो ये भी जो है ये भी क्या देगा, ये भी क्या देगा, कैनिज़ेरोस रिएक्शन, ये भी कैनिज़ेरोस। और ये जो दरमियान में मॉलिक्यूल है ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा। तो यहां से आपको आइडिया हो जाता है कि कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो कैनिज़ेरो देगा और कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा। तो इस तरीके से अगर आपको किसी जगह पर समझ ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम उसका आंसर देंगे और उसको मजीद जो है उसको इलेबोरेशन के लिए कोई और भी लेक्चर जो है वो डेवलप किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। तो आपने इसको अच्छे तरीके से समझ लेना है। और कोई कमेंट या कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम हैलोफॉर्म और जो है फर्दर इसके जो एडिशन ऑफ रिएक्शन बाय एसिड कैटालाइज्ड उनको डिस्कस करेंगे। 2-3 लेक्चर में ये इंशाल्लाह हमारा चैप्टर जो है फिनिश हो जाएगा। तो इसके बाद फिर हम नेक्स्ट जो चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।